आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी कांग्रेस की ताईदी उम्मीदवारों को सबकत, बीआरएस दूसरे और बीजेपी तीसरे नंबर पर। पंचायत इंतखाबात में सरकारी मिशनरी के इस्तेमाल के बावजूद पार्टी कारकुन डटे हैं, कानूनी सेल बनाया जाएगा, केटीआर का खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के वार्ड्स की हदबंदी के लिए कांग्रेस और बीआरएस की कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात, हुकूमत पर उजलत से काम लेने का बीआरएस ने लगाया इल्जाम। हैदराबाद में एक और कत्ल का वाकया, भाई का झगड़ा रफा दफा करने के लिए गए नौजवान का कत्ल, मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अफराद खानदान ने किया मुतालिबा। हैदराबाद के नवाही इलाकों मेदक और हयात नगर के पास दिलखराश सड़क हादसा, 2 अफराद बशमूल MBBS की तालिबा हलाक। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी कांग्रेस के हामी उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की। 27 अजला में कांग्रेस के हामी उम्मीदवारों की अक्सरियत ने कामयाबी हासिल की और तकरीबन 2300 पंचायतों पर उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया। बीआरएस पार्टी को 1191, बीजेपी को 257 और दीगर ने 578 पर कामयाबी हासिल की। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले में कांग्रेस के हामी उम्मीदवारों की कामयाबी को बेहतरीन हुक्मरानी का नतीजा करार दिया है। अपने बयान में पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस देही इलाकों में भी फलाह बहबूद के इक़दाम कर रही है। बारीक चावल, बिलासूदी खर्दिजात, राशन कार्ड, इंगम मकानात, मुफ्त बस सफ़र, मुफ्त बरक़ी की सहूलतें अवाम को फराहम की जा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो रही है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तीसरे मरहले में कांग्रेस ही आगे रहेगी। మూడో దశ సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరిగేటువంటి గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సానుభూతి పరులను గెలిపించండి. తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రతి గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఈరోజు జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు అనేకంగా గ్రామ స్థాయి దాకా వస్తున్నటువంటి అంశం మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. సన్న బియ్యం కావచ్చు, రేషన్ కార్డు కావచ్చు, ఇందిరమ్మ కావచ్చు, 200 యూనిట్ల కరెంటు ఫ్రీ కావచ్చు, ఉచిత బస్సు కావచ్చు, వడ్డీ లేని రుణాలు కావచ్చు, ఇంకా భవిష్యత్తులో చేపట్టే కార్యక్రమాలకు స్థానిక గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు కాంగ్రెస్ వాళ్ళైతే ఇంకా అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంటుందనేటువంటి మాట మనవి చేస్తూ తప్పకుండా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మూడో దశ గ్రామ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలిపేమని కోరుతా ఉన్నాను. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस अपने सरपंचों को मुंतखब नहीं करा पा रही है, इसलिए MLA धमकियों का सहारा ले रहे हैं। सिलसिला में इंतखाबी मुहिम के दौरान KTR ने कहा कि कांग्रेस के MLA धमकी दे रहे हैं कि हम घर नहीं देंगे, गर्दन पकड़कर फेंक देंगे। सूर्यापेट में कांग्रेस के गुंडों ने मल्लैया नामी शख्स को हलाक किया। उन्होंने कहा कि खातून उम्मीदवार ने जब सरपंच के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया, उसके शौहर का अगवा करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक और देहात में जहां बीआरएस को ज्यादा वोट मिले, नोटों को नहर में फेंक दिया गया। KTR ने कहा कि ऐसे कई वाकयात हैं जहां जुल्म के बावजूद बीआरएस के कारकुन डटे खड़े हैं। KTR ने कहा कि हम सरपंचों के साथ खड़े हैं और एक कानूनी सेल तश्कील दिया जाएगा। कांग्रेस फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यह हुकूमत सिर्फ 2.5 साल रहने वाली है। KTR ने पार्टी के लीडर्स और कारकुनों को मशवरा दिया कि अगर कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो पार्टी दफ्तर आए और लीगल सेल आपके साथ खड़ा है। అంజీ చెప్తున్నా నాకొచ్చి
అన్న మా ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయినాను బాగా బాధలున్నాడు, ఇక చాలా గెలుస్తా అనుకున్నాడు, ఓడిపోయిండు, బాగా బెదిరించిండు. ఒక ఎమ్మెల్యేనే కాదు తమ్మి, ముఖ్యమంత్రి ఏమో తిరుగుతాండు ఈ ప్రచారంలో. మీరు చూసిర్రు, నాకు తెలిసి చరిత్రలో ఏంటంటే జరగలే. పంచాయతీ ఎలక్షన్లో, సర్పంచ్ ఎలక్షన్లో ముఖ్యమంత్రి తిరగంగా నేనైతే ఎప్పుడు చూడలే. విజయోత్సవాల పేరిట ఏది 2 సంవత్సరాలు నిండాయి మేమేదో గొప్పగా నడిపినాం అని చెప్పి విజయోత్సవాల పేరు మీద జిల్లా జిల్లా తిరిగి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పరోక్షంగా సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేశారు. ఇక ఎమ్మెల్యేల బెదిరింపులకైతే ఇక అంతులేదు పొంతులేదు. గెలిపియపోతే చూస్తున్నారు మీరు, ఎమ్మెల్యేలు స్పీచ్లే ఇస్తాను ఓపెన్గా, ఇండ్లియా నా ఇంటి ముంగటికి వస్తే మెడల్ పట్టి నూకుతా అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అట్లా బెదిరించింది. ఇక కొన్ని దగ్గరలో అయితే ఇంకా అన్యాయం. నిన్న నేను సూర్యాపేట జిల్లాకు పోయినా, నల్గొండ జిల్లాకు పోయినా, అక్కడైతే అన్యాయం. ఒక సోదరుడు మల్లయ్య యాదవ్ గారని ఆయన మీద దాడి చేసి కిరాతకంగా హత్య చేసి చంపేసింది. ఇంకొకాడ ఒక సోదరుడు మనోడు నామినేషన్ వేస్తే ఆయన ఎత్తుకపోయి కిడ్నాప్ చేసి, ఆఖరికి ఎంత ఘోరమంటిగా చెప్పరాదు, నా నోటితో నేను చెప్పలేకపోతున్నా, అంత కిరాతకం కూడా అక్కడ తిప్పర్తి మండలంలో ఒక మనోడు సోదరుడు ఆయన మీద కూడా చేసినారు. ఇంకో దగ్గరనైతే గెలిచినాక केटीआर ने राजन्ना सिरसिल्ला जिले के चिंतल थाना बिमलवाड़ा अर्बन मंडल से पंचायत इंतखाबात में मुकाबला करने वाले बीआरएस उम्मीदवार मुरली जो खल पर हमले की वजह से चल बसे थे, उनके घर पहुंचकर अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें मुमकिन मदद का भी तयक़ुब दिया। केटीआर ने मुरली की तस्वीर पर फूल भी पेश किए। ఇండస్ట్రీ ఇప్పించే బాధ్యత నాకు, ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలు చాలా మంది ఉన్నారు. వెంటనే నేను చదువుకున్నాను, చదువుతా ఎంఫార్మసీ చదువుకున్నా పర్వాలేదు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతా అంటే అది కూడా చదివిస్తాను. కాదంటే నేను ఉద్యోగం చేస్తాను అంటే ఉద్యోగంలో కూడా నేనే పెట్టిస్తాను, టెన్షన్ ఉండదు. ఇప్పుడు అన్న ఇట్లా జరగడం మొత్తం రాష్ట్రం అంతా షాక్ అయింది. ఇట్లా ఎలక్షన్ మళ్ళీ చనిపోయినాక తన మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటే గెలుస్తాం. క్యాండిడేట్ ఇవాళ రేపు లక్షలు పోసి ఖర్చు పెట్టి కింద పడి మీద పడి కాలు పట్టుకుంటే గెలుస్తాం. ఎంత ప్రేమని చెప్పి మీ నాయన నాకు గొప్ప వారసత్వం ఇచ్చిపోయింది. మీకు నాకు తండ్రులు తాతలు ఇచ్చేటి గదే గొప్ప పేరు వారసత్వం. మేము మిగతా వాటికి మేము ఉన్నాం అందరం. అర్థమైందా? बीआरएस सीनियर कायद जगदीश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस कांग्रेस पार्टी के मंडल सुदूर की तरह काम कर रही है। हुजूर नगर में सरपंच इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि पुलिस बीआरएस कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रही है और कारकुनों को धमकाकर कांग्रेस के हवाले किया जा रहा है। మైండ్ ఓవర్లని కౌన్సిలింగ్ చేయాలని, కౌన్సిలింగ్ మీ వాళ్ళకి చేయాలి, అడ్డగోలుగా అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్న వాళ్ళకి చేయాలి, గతంలో రౌడీ షీటర్లుగా నమోదైన వాళ్ళకి చేయాలి. కౌన్సిలింగ్ చేయాల్సింది మీకు కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు కాదు. కానీ ఆ పేరు మీద ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రోజు తరబడి కూర్చోబెడతాం. ఒకవైపు పోలింగ్ జరుగుతుంటే ఓటుకే పోనీయకుండా ఆపుతాం అన్న దుర్మార్గాలు చేస్తా ఉన్నారు. నేను ఇప్పటికైనా చెప్తా ఉన్నా, अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के वार्ड्स की हदबंदी के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एतराज़ात दाखिल किए जा रहे हैं। जेएचएमसी की कौंसिल मीटिंग मंगल को होगी। कमिश्नर आरवी कर्नन कॉरपोरेटर्स की राय हासिल करेंगे और अब तक 1328 एतराज़ात मौसूल हो चुके हैं। सिर्फ इतवार को 227 एतराज़ दाखिल किए गए। जेएचएमसी के मरकजी दफ्तर, जोनल और सरकार दफातर में ये एतराज़ात वसूल किए जा रहे हैं। 17 दिसंबर तक एतराज़ात वसूल किए जाएंगे। पीर कोमल कजीरी के एमएलए एम राजशेखर रेड्डी ने कमिश्नर बल्दिया आरवी कर्नन से इस सिलसिले में मुलाकात भी की। मौके पर अब बात करते हुए रुकन कौंसिल बी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वार्ड्स की हदबंदी का खैर मकदम करते हैं, इससे हैदराबाद की तरक्की के लिए और भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला को भी इन एतराज़ात से वाकिफ करवाया जाए। उन्होंने कहा कि हदबंदी का अमल अवामी नुमाइंदों के सलाह मशवरे से किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि 16 दिसंबर को भी तहरीरी तौर पर एतराज़ात जमात करा जाएंगे। रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने भी कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हदबंदी को लेकर जो खदशात हैं, इस सिलसिले में कमिश्नर को वाकिफ करवाया गया है और तहरीरी तौर पर मेयर और कमिश्नर को भी इससे वाकिफ करवाया गया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर से भी मुलाकात की गई है और एतराज़ात से उन्हें भी वाकिफ करवाया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों की राय सुनने इस सिलसिले में पेशरफ्त होनी चाहिए। సంబంధించి యాజ్ పర్ పాపులేషన్ టోపోగ్రాఫికల్గా
పాపులేషన్ వైజ్ ఏదైతే సంబంధించిన సిస్టమ్ ఏదైతే ఆ వ్యవస్థలో ఉన్న వ్యక్తులు దాన్ని యాజ్ పర్ పాపులేషన్ వైజ్ డివిజన్స్ని వేరు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ ఏదైతే రేపు పొద్దున డీలిమిటేషన్ అయినప్పుడు కానీ లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ రేపు పొద్దున క్యాస్ట్ సెంటర్స్ కానీ ఇతర విషయాలకు ఏదైతే లెక్కలు తీసుకోవాలంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్స్పెక్టివ్గా ఓన్లీ యాజ్ పర్ పాపులేషన్ ఇది డివైడ్ కావడం జరిగిందని వారు చెప్పడం జరిగింది. సో దాంట్లో ఏదైతే సుదీర్ఘంగా రాజకీయాల్లో ఉండి క్షేత్రస్థాయిలో ఉండి ఎలక్టెడ్ అయిన ఎమ్మెల్యేస్ కానీ కార్పొరేటర్స్ కానీ అక్కడ ప్రజల సమస్యలు ఏ రకంగా बीआरएस पार्टी के वफद ने भी कमिश्नर बल्दिया आरवी कन्नन से मुलाकात करते हुए जीएचएमसी वार्ड्स की हदबंदी से मुताल्लिक याददाश्त हवाले की है। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गैर मौसर तरीके पर वार्ड्स की हदबंदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वार्ड्स की हदबंदी के लिए हुकूमत उजलत का मुजाहरा क्यों कर रही है, सियासी जमातों और आवाम की राय को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंगल को होने वाले कौंसिल के इजलास में इसे उठाया जाएगा और 150 वार्ड्स के लिए ही मूसर अमला नहीं है, जबकि 300 वार्ड्स कारकर्द कैसे रहेंगे। వాళ్ళు చెప్పిన కాంగ్రెస్ చెప్పి ఇప్పుడు ఏదో ఫైనల్గా మోటివ్ చెప్తున్నాం 2 కోట్ల రూపాయలు కార్పొరేటర్కి ఇస్తామంటే సార్ కార్పొరేటర్కి ఇస్తే వాళ్ళ కార్పొరేటర్ గ్రీవెన్సెస్ ఏమున్నాయి, వాళ్ళ పరిధి లోపల ఏవి కార్యక్రమాలు మిగిలిపోయి ఉన్నాయి, వాళ్ళ లెటర్ తీసుకొని చేయకుండా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ వస్తాడు ఇంకొక ఆయన వస్తాడంటే ఉన్న టైం అంతా పుణ్యకాలం అయిపోయినా సార్ అది ఉంటుందా డిసెంబర్లో ఇప్పుడు ఉండదు వాళ్ళకు 2 months. ఈ 2 months లోపల కనీసం వాళ్ళ కార్పొరేటర్ టర్మ్ కంప్లీట్ అవుతుంటే అదేదో కార్యక్రమాలు చేసుకోండి, వాళ్ళ డివిజన్లో ఏముంటే అవి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ వస్తాడు ఇంకొక ఆయన వస్తాడు ఇంకొక ఆయన ఎవరికి సంబంధం అది, ఎవరికి అవసరం అది, మీరు అవసరం చేశారు వాళ్ళకి ఇవ్వండి. రెండోది హైడ్రా కమిషనర్ గారితో కూడా మీరు మాట్లాడండి, నేను కూడా మాట్లాడతాను. మీరేంటంటే హైదరాబాద్ సిటీలో ఓన్లీ మా పార్టీ ఫ్లెక్సీలు మా పార్టీ జెండాలు सदर कुल में चादर मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का मलकपेट में नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला काफ़ी मसरूफ़ हैं। पीर को रुकन असम्बली ने अबनात फाउंडेशन के इश्तराक से सालार मिल्लत केयर गाइडेंस और प्लेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैरियर गाइडेंस और प्लेसमेंट सेंटर के तहत नौजवानों को एआई इंजीनियरिंग, अकाउंट्स, टैली, एचआर रिक्रूटमेंट और डिजिटल मार्केटिंग की तरबियत दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। नौजवान बाखरबाग कम्युनिटी हॉल अकबरबाग में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाना ने नौजवानों से सेंटर से इस्तीफादे की अपील। इस मौके पर मलकपेट कॉरपोरेटर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा अबनात फाउंडेशन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। कि एक कोर्स 30 से 50 हज़ार के बीच में आपको सीखने को मिलेगा और वहाँ पे कोई प्लेसमेंट अश्योरेंस या प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं मिलेगा। ये एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस बात की गवाह और इस बात का प्रूफ ये है कि पिछले साल भी जब हमने इसी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर करे थे, 120 बच्चे क्लासेस के लिए आ रहे थे, उसमें से 65 बच्चे रेगुलर क्लासेस को आए और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सर के हाथों एमएलए सर के हाथों 38 बच्चों को जो है ऑफर लेटर उसी दिन मिला जिस दिन हमारी क्लोजिंग सेरेमनी थी। तो उसी को नज़र में रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये दूसरा हमारा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बट उससे ज़्यादा हमारा इबनात फाउंडेशन का एक सर के सामने रिक्वेस्ट थी कि सर हम एक ऐसा प्लेसमेंट सेंटर का ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे रेगुलरली बच्चों को जो है जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। ये प्रपोजल हम साहब के सामने रखे, अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इस जगह को जो है प्लेसमेंट सेंटर और कैरियर गाइडेंस के लिए मुकर्रर किया है। यहाँ से ट्रेनिंग्स भी होंगी, कैरियर गाइडेंस भी होगा और साथ ही साथ प्लेसमेंट भी आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा इवन आफ्टर द ट्रेनिंग। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक छोटा सा मैं वो प्रेजेंटेशन बता दूंगा आपको जहाँ पे हमारे जो तेलंगाना ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के सिलसिले में मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माज हुसैन ने उटकूर मंडल का दौरा किया। मेन गेट से रैली निकाली गई, अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला पेश की गई। रुकन असम्बली उटकूर के मजलिस दफ्तर पहुंचने और उन्होंने ग्राम पंचायत की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने तक कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली ने
مجلس کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ مجلس ہر قدم پر غریبوں، دلتوں اور پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے کھڑی ہے۔ اٹکور کے 4 امیدواروں کو کامیاب بنانے کی انہوں نے اپیل کی۔ اسمبلی نے سرپنچ کے امیدوار ٹی سجاتا اور گیانیشور ریڈی کو بھی کامیاب کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر صدر مجلس محبوب نگر عبدالہادی ایڈوکیٹ، متحدہ ضلع ہیڈ کوآرڈینیٹر جابر بن سعید الجابری اور دوسرے بھی موجود تھے۔ माजिद हुसैन साहब MLA नामपल्ली के हमरा उटकूर मंडल नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में इंतखाबी दौरा किया गया है और वहाँ पर एक कामयाब दौरे के बाद मंडल मरकल में वहाँ पर वहाँ के कमेटी से मुलाकात कर नारायणपेट वालों से और मक्तल वालों से तमाम कमेटियों के ज़िम्मेदारों से MIM के मुलाकात कर अभी यहाँ महबूब नगर आना हुआ। यहाँ पर फ्री ऑनलाइन सर्विस AIMIM की तरफ से जो ऑफिस जनाब सादतुल्लाह साहब ने अपने वार्ड नंबर 32 में रखा है, उसका इनाग्रेशन जनाब माजिद हुसैन साहब के हाथों से हुआ है और जो है ना वो कामयाबी से यहाँ पर धरनी उम्मीद पोर्टल का जो है काम कर रहे हैं और जितने भी ऑनलाइन के जो शादी मुबारक वगैरह के काम, स्कॉलरशिप के काम हैं, वो तमाम यहाँ पर अंजाम दिए जा रहे हैं। उस काम से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यहाँ पर आकर SIR वगैरह के जो भी काम हैं वहाँ या इस ऑफिस पर आकर आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और जो है MIM की तरफ से जो सादत साहब ने ये इक़दाम किया है, ये काबिल तहसीन और काबिल तारीफ़ काम है और मैं जनाब माजिद हुसैन साहब MLA इसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर आए और इसका इनाग्रेशन किया और साथ ही साथ यानी उटकूर मंडल का बेहतरीन दौरा किया। अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पर कामयाबी होगी MIM की और इंशाअल्लाह वहाँ पर हम फिर एक बार वहाँ जाकर उसकी यानी हम खुशियाँ मनाएंगे। फैसलाबाद जिले के तांडूर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। बताया गया है कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार के उलटने का हादसा पेश आया। कार में सवार अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं, ताहम सिलसिले में फौरी पुलिस मकाम हादसे पर पहुंची और ज़ब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। हैदराबाद से मेदक जाने वाली शाहराह पोतम सीधी पल्ली कलचारा मंडल के पास लापरवाह ड्राइवर ने पैदल जा रहे शख्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में करीमनगर का साकिन श्रीधर मकाम में वाक़े पर ही फौत हो गया। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि श्रीधर कार की टक्कर के बाद हवा में उछलता हुआ देखा गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की गई है। हैदराबाद के नवाही इलाके हयात नगर में पुलिस स्टेशन हदूद की RTC कॉलोनी के पास कार के ड्राइवर से टकराने के हादसे में MBBS की तालिबा हलाक हो गई। महलूक तालिबा की शिनाख्त ऐश्वर्या की हैसियत से की गई है। इस हादसे में ऐश्वर्या के वालिद भी जख्मी हुए और इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ब्ते की कार्रवाई अंजाम दी है। हैदराबाद में कत्ल वाक़यात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कत्ल के वाक़यात से आवाम में भी तशवीश देखी जा रही है। ताज़ा कत्ल का वाक़या इतवार की रात टोली चौकी के हदूद में पेश आया, जहाँ भाई की लड़ाई को रफा दफा करने के लिए गए नौजवान को चाकू से हमला करते हुए कत्ल किया गया।
تفصیلات کے مطابق عدنان اور بلال کے درمیان جھگڑا ہوا تھا اور عرفان نے جب مداخلت کی تو اس پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ عرفان کو زخمی حالت میں خانگی دواخانہ لے جایا جا رہا تھا، تاہم وہ راستے ہی میں زخموں سے جانبر نہ ہو سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ گولکنڈہ کے ساکن بلال نے وراٹ نگر کے ساکن عرفان پر حملہ کیا ہے۔ عرفان کی والدہ نے بتایا کہ ان کے گھر آ کر خواتین اور حملہ آور نے گالی گلوچ کی اور پیراماؤنٹ کالونی گیٹ نمبر 4 آنے کو کہا۔ جب عرفان وہاں پہنچے اور جھگڑے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی تو ان پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ مقتول کی والدہ نے ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم بلال نے پولیس کے آگے خود سپردگی اختیار کی ہے، تاہم پولیس کی جانب سے تاحال اس بارے میں تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ 5-6 جنے آئے تھے صاحب، گھر میں آ کو بچے کو بول رہے تھے تمہارا چھوٹا بھائی گلیج گالیاں دیا فون پہ، اور تمہارے بھائی کہاں ہے، لو تمہارے اماں بہنا نہیں ہے کیا، تیرے جوروا ہے نہیں کیا، گندے گالیاں دے رہے تھے صاحب۔ اور اس کا مرد بھی نیچے آ کے ارے تو آ تیرے کام تمام کر، تم چاقو لے کر آ تجھے بھوک دے، تم بولا صاحب میرے کو انصاف چاہیے صاحب، اور دنیا میں کچھ نہیں چاہیے میرے بچے کا انصاف۔ وہ لوگ گول کنڈے کے کھلے کے تھے بول رہے تھے صاحب، میرے کچھ پہچانت نہیں ہے، میں کسی سے تعلق ہی نہیں رکھتی صاحب، بچے کے بھی پہچانت کے نہیں ہے صاحب۔ اچانک وہ چھوٹے بچے کو آٹو چلاتا، چھوٹا بچہ، یہ بچہ پڑھتا میرا کالج ڈگری کرے ہوا ہے، ایم بی اے کر رہا میرا بچہ، ایم بی اے کرے سو بچے کو دیکھ کے تو چٹیاں چلاتی بول رہا میرے کو، وہاں اس میں پولیس اسٹیشن میں تو چٹیاں چلاتی تیرا بتا تو میں بول کے بول رہا صاحب۔ ابھی یہاں اس کے عزیز باغ کے پولیس اسٹیشن میں، عزیز باغ میں کھلا ہے نا صاحب، وہاں بول رہا انہیں۔ تو آپ کے گھر پہ آئے تو آپ پولیس کمپلین نہیں کریں؟ نہیں ابھی میں ہاں بول رہا ہوں صاحب، تو آج باہر آ بول رہا، میں بولی نہیں ماں بیٹھو بات کریں گے، بولے تو کیسا بات کرتے بول کو نیچے گئے بلا لے جا کے مارے صاحب میرے بچے کو ایسا کرے صاحب، میرے کو انصاف چاہیے صاحب۔ اور دنیا میں محمد عرفان ہے صاحب، پڑھتے ہوئے انہوں کام بھی کرتے تھے؟ پڑھتے ہوئے کام نہیں، ابھی پڑھتے ہوئے 6 مہینے سے 8 مہینے ہو رہا شادی ہو کے، 8 مہینے ہوا شادی ہو کے، آٹو چلا رہا تھا، آج ہی گیا تھا صاحب آٹو چلانے، 12 بجے تک کالج کو جاتا، 12 بجے سے آ کو بھائی کا آٹو لے کو چلا رہا تھا صاحب، اور کچھ ہم کسی سے دشمنی نہیں کرتے صاحب۔ ہاں اور کچھ ان کے بھائی ہیں، ان کا نام کیا ہے جس سے یہ جھگڑا ہوا؟ عدنان ہے صاحب، عدنان ہے، آپ کے چھوٹے بیٹے ہیں صاحب میرے، بڑا بچہ بھی گاڑی پہ گیا تھا، چھوٹا بچہ بھی نہیں، چھوٹے بچے کی لڑائی تھی۔ شاہی مسجد باغ عامہ میں فروغ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک منفرد مقابلہ منعقد ہوا۔ اس امتحان میں 1300 سے زائد شرکاء نے حصہ لیا۔ اس امتحان میں شرکت کرنے والوں میں طلباء و طالبات کے علاوہ جنرل زمرے میں خواتین، بزرگ حضرات، آئی ٹی پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئر، صحافی، وکلاء و دیگر بھی شریک تھے۔ شاہی مسجد اور تنظیم فوکس کی جانب سے منعقدہ اس امتحان میں کئی مہمانوں بشمول مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کے علاوہ دیگر نے مشاہدہ کیا اور اس کاوش کی ستائش کی۔ مولانا ڈاکٹر محمد احسان بن محمد الحمومی نے بتایا کہ اس کام کا مقصد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کو فروغ دینا ہے، جس کے لیے مفت کتابیں فراہم کی جاتی ہیں اور انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ سرگرمی حیدرآباد میں اسلامی تعلیمات کے فروغ کا حصہ ہے۔ اس سرگرمی کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لوگوں میں علم اور سمجھ بوجھ کو بڑھانا ہے۔ شاہی مسجد باغ عامہ کے احاطے سے ہم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں، اور اس وقت ہم پوری ٹیم ہماری بہت خوشی اور اللہ رب العزت کے شکر گزار ہے کہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، عمل کرنے، عمل کروانے کی مختصر سی اور بہت چھوٹی سی خدمت ہم سے اللہ رب العزت لے رہا ہے۔ اسی ضمن کے ایک بہت اہم کڑی اس وقت آج تکمیل ہوئی کہ آج سے 2-2.5 مہینے قبل ہم نے فروغ مطالعہ سیرت پر ایک اعلان کیا، اور الحمدللہ یہ دوسرا سال تھا، یعنی اس سال بھی، گزشتہ سال بھی ہمارا پروگرام ہوا، اور اس سال الحمدللہ ہم نے انٹرمیڈیٹ، ڈگری، پی جی اور جنرل زون جو گزشتہ کی طرح بنائے تھے، اس میں مختلف آتھرز کی کتابیں ہم نے دی، مختلف مصنفین کی کتابیں ہم نے دی، اور وہ کتابیں الحمدللہ
दो महीने 2.5 महीने पढ़ने का मौका दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो किताबों के मुताले के बाद आज 14 दिसंबर को पूरे शहर भर से मुख्तलिफ ज़ुमरजात में तकरीबन 1200 से ज़ायद तलबा तालिबात यानी लेडीज़ और जेंट्स जनरल जोन में, डिग्री के जोन में, पीजी और इंटरमीडिएट के जोन में तशरीफ़ लाए और शाही मस्जिद का पूरा इहाता गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों से, आपके सीरत के तज़किरों से मामूर था। मुख्तलिफ मौक़ों पर मस्जिद अपनी तंगदामनी का शिकवा करती है, कभी कुरान सुनने वालों के लिहाज से जमा होती है, कभी अल्लाह का दीन सीखने के लिहाज से जमा होते हैं, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आवाम को इंडिया पोस्ट की खिदमात से मुतालिक शिकायत और मसाइल के इजाले के लिए डाक अदालत 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से मुनक़िद की जाएगी। इस डाक अदालत की सदारत चीफ पोस्ट मास्टर जनरल तेलंगाना सर्कल करेंगे। एक सरकारी बयान के मुताबिक डाक अदालत में सिर्फ इंडिया पोस्ट की सारिफीन खिदमात से मुतालिक अवामी शिकायत की समाअत की जाएगी। अमले से मुतालिक मामलात, सर्विस मामलात और अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात को डाक अदालत में शामिल नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में मुनक़िदा दही बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में निस्फ से ज़्यादा ग्राम पंचायतों पर कामयाबी हासिल की, जबकि अहम अपोजिशन BRS ने हुक्मरान पार्टी को सख्त मुकाबला देने के लिए अपनी कारकर्दगी को बेहतर किया। दूसरे मरहले में सरपंच के 4333 ओहदों में से कांग्रेस के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने 2245 सीटें यानी 51.81% हासिल की, जबकि अहम अपोजिशन भारत राष्ट्र समिति यानी BRS 1188 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। जबकि पहले मरहले के मुकाबले में BRS ने हुक्मरान जमात को सख्त मुकाबला देने के लिए अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाया। BRS के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला KCR 19 दिसंबर को लेजिस्लेचर पार्टी और रियासती आमला के इजलास की सदारत करेंगे। तेलंगाना भवन में 2 बजे दिन इजलास तलब किया गया है, जो मजालिस मुकामी के इंतखाबात और तेलुगु रियासतों में पानी की तकसीम जैसे उमूर का जायज़ा लेगा। कृष्णा और गोदावरी से आबी तकसीम में 10 बरसों के दौरान BRS हुकूमत ने हिस्सेदारी के लिए जो मसाई की थी, उन कोशिशों को कांग्रेस हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया है। तवक्को है कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी दरियाओं पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर रोकने में हुकूमत की नाकामी को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने हिंदुस्तानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स और प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइज़र्स के लिए हिदायतनामा जारी किया है, जिसके तहत हज 2026 के आज़मीन को 26 रजब 15 जनवरी 2026 तक अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद तारीख़ में मज़ीद तोसी नहीं होगी। ये बात हज उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स एसोसिएशन तेलंगाना के अहदेदारों ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। सदर एसोसिएशन अलहाज मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़मर ने बताया कि आज़मीन को ये भी मशवरा दिया गया है कि वो मुसल्लिमा व मंजूरा हज ग्रुप ऑपरेटर्स के तवस्सुत से ही बुकिंग करवाएं और अपने रजिस्ट्रेशन और कोटे के मौक़ूफ़ की तस्दीक़ करवा लें।
حج 2026 کے عازمین کے لیے ہیلتھ فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ایسوسی ایشن کی جانب سے ہندوستانی وزارت اقلیتی امور حج سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ویزا کی اجرائی کی تاریخ میں توسیع کے لیے سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ سے نمائندگی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ عازمین حج کی سعادت سے فیض یاب ہو سکے۔ پریس کانفرنس میں خواجہ وحید الدین، حامد فیاض الدین، مسیح الدین، سراج خان، شیخ معین، عادل علی، محمد فیاض الدین، الیاس، صالح دیانی بھی موجود تھے۔ حاجیوں میں جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوائزری نوٹ آئی ہے، منسٹری کی طرف سے بھی، منسٹری میرٹ کی طرف سے بھی ایڈوائزری نوٹ آئی ہوئی ہے، اس کے اندر کلیئر انسٹرکشن جو لکھے ہوئے ہیں وہ ہم حاجیوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس بار سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بہت زندگی میں پہلی دفعہ ہمارا 34 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، فرسٹ ٹائم اتنا جلدی زون، مشاعر اور جو ہے نا ایس پی سی کا پورا پیمنٹ کلیئر ہوا ہے، فرسٹ ٹائم لائف میں میری۔ اور جو ہے وہاں پر سعودی گورنمنٹ یہاں تک کہ ٹرانسپورٹ اور ہاؤسنگ کانٹریکٹ 1 فروری کو کمپلیٹ کر لینا ہے، یہ بھی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ اور الحمدللہ تمام ہجیوز سی ہجیوز جو بھی 26 سی ہجیوز کو آل اوور انڈیا سبھی کا الحمدللہ پیمنٹ سعودی گورنمنٹ کے پاس لاسٹ ایئر ہی تھا، ابھی بھی ایک 15-30% پیمنٹ تھا، وہ بھی الحمدللہ فل ہو چکا ہے، کسی کا بیلنس نہیں ہے، سب کے مشاعر بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور زونوں کا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، بلڈنگ کا بھی پیمنٹ سعودی عرب کے پاس آلریڈی موجود ہے۔ لیکن سعودی عرب کی طرف سے اس بار جو گائیڈ لائنس ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان لوگ 100% فلفل کر رہے ہیں۔ اب تک زون میں فلفل ہو گئے، مشاعر میں ہو گئے، ایس پی سی میں ہو گئے، اب صرف ہاؤسنگ کانٹریکٹ وہ بچا ہوا ہے۔ تیسرا پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حاجی ہمارا حیدرآباد کا بہت لیٹ بکنگ کرتا تھا پریویس ایئر۔ ایسا ہوتا تھا کہ رمضان کے بعد میں ان لوگ اٹھتے تھے، رمضان آیا تو ارے بکنگ کریں گے، اور شوال یعنی تو آپ کے جو ہے نا ذی القعدہ میں بکنگ کر کے حاجیوں کو جو ہے ہم لوگ ہے۔ لیکن اس بار سعودی گورنمنٹ کے گائیڈ لائن بالکل الگ سپریٹ ہے۔ اس بار یہ گائیڈ لائنس ہے 15 جنوری 2026 کو رجسٹریشن کروا کے لاسٹ دے دینا ہے سعودی گورنمنٹ۔ اس کے بعد ویزا کی لاسٹ ڈیٹ پہلے جیسا ہوتا تھا اب ویسی نہیں ہے، 20 مارچ 2026 ویزا ایشو ہونے کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ حاجی غفلت میں نہیں رہنا ہے، اس بار بہت جلد سے جلد اپنا رجسٹریشن کرا لینا ہے، اور جو ہے نا آپ کو یہاں پر حاجیوں کو ویزا کے لیے بھی تاریخ جو ڈیٹ ہے اس کو فالو اپ کرنا ہے۔ اور میڈیکل گائیڈ لائنس بھی ہے، سراج تفصیلات پورے بتائیں گے میڈیکل گائیڈ لائنس کے، اس میں بھی جو نئے قانون سعودی عرب کے آئے ہوئے ہیں میڈیکل کے گائیڈ لائنس کے، اس کو بھی فالو کرنا ہے ہمارے کو، کیونکہ ہم اگر کچھ بھی اگر گائیڈ لائنس اگر فالو نہیں کریں گے تو حاجی ایئرپورٹ سے بھی واپس ہو سکتے، کیونکہ ایسا پہلا تھا ہو جاتا تھا خالی جو ہے نا جا کے ٹیکے لے لیے چلے گئے، اب وہ دور نہیں رہا ہے۔ اب جو ہے نا صرف ہم کو پورا میڈیکل چیک اپ کرانا ہے، جو بھی ٹیکے دے رہے ہیں نسخ کے اوپر جو اپلوڈ کرتے ہیں وہاں تک وہ سب ڈاکومنٹ کے کریکٹ جانا، اس کے بعد ہی جو ہے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے کو یہ تاریخوں کی جو گائیڈ لائنس ہے کلیئر منسٹری میرٹری افیئرس کی طرف سے بھی، لیکن اس بار منسٹری میرٹری افیئرس کا ویری تھینک، بہت اچھا۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی کانگریس کی تائیدی امیدواروں کو سبقت، بی آر ایس دوسرے اور بی جے پی تیسرے نمبر پر۔ پنچایت انتخابات میں سرکاری مشنری کے استعمال کے باوجود پارٹی کارکن ڈٹے ہیں، قانونی سیل بنایا جائے گا، کے ٹی آر کا خطاب۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کام اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہے مصروف۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے وارڈز کی حد بندی کے لیے کانگریس اور بی آر ایس کی کمشنر بلدیہ سے ملاقات، حکومت پر عجلت سے کام لینے کا بی آر ایس نے لگایا الزام۔ حیدرآباد میں ایک اور قتل کا واقعہ، بھائی کا جھگڑا رفع دفع کرنے کے لیے گئے نوجوان کا قتل، ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا افراد خاندان نے کیا مطالبہ۔
حیدرآباد کے نواحی علاقوں میدک اور حیات نگر کے پاس دلخراش سڑک حادثات، 2 افراد بشمول MBBS کی طالبہ ہلاک۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔